हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQIAS हिंदी में। दोस्तों, अगर आप न्यायपालिका से जुड़ी खबरों को सुनते रहें तो कुछ बातें ऐसी हैं जो अक्सर आपने नोटिस की होगी कि पक्ष या विपक्ष अपनी बात रखता है और अपनी बात रखते हुए वो न्यायपालिका को बीच में ले आते हैं कि भाई न्यायपालिका यहां पे गलत कर रही है। यानी कि कई बार यह कहा जाता है कि न्यायपालिका निरंकुश होती जा रही है, न्यायपालिका अपने हद से आगे बढ़ रही है। हालांकि अगर नागरिकों की बात की जाए, सिविल सोसाइटी की बात की जाए, तो कई बार ये बातें भी आती हैं। इनफैक्ट कई बार विपक्ष भी इन बातों को कहता है कि हां, यहां पे न्यायपालिका ने अच्छा काम किया है। ठीक है, तो आज हम इस बात पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या जो भारत की न्यायपालिका है वो निरंकुश होती जा रही है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो उच्चतम न्यायालय है, क्या वो निरंकुश होता जा रहा है। हम इस पे बात करेंगे। इसके साथ ही हम जुडिशियल एक्टिविज्म या न्यायिक सक्रियता की बात करेंगे। हम जुडिशियल रिस्ट्रेंट, इसे न्यायिक संयम कहते हैं, हम उसकी भी बात करेंगे। इन सभी बिंदुओं में बात करते हुए हम उन सभी एस्पेक्ट्स पे भी नजर दौड़ाएंगे कि क्या हम यह कह सकते हैं कि भारत की जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है ना, सुप्रीम कोर्ट है, वो निरंकुश होता जा रहा है या नहीं। कंक्लूजन आप करेंगे, मैं तो अपनी बात कहूंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा, निष्कर्ष आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इससे पहले ये वीडियो शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने दोस्तों से, मित्रों से इस वीडियो को शेयर कीजिए। उनको बताइए कि किस प्रकार से ये वीडियो उनकी पॉलिटी यानी कि राजव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए, राजव्यवस्था की नॉलेज को और मजबूत करने के लिए आवश्यक है। उनको शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी बात को। तो पहली बात क्या कि आजकल ये मैं आपको यहां पे जो दिखा सकता हूं, यहां पे ये द हिंदू का आर्टिकल आया था और बड़ा फेमस रहा, बड़ा चर्चा में रहा और इस कारण भी चर्चित रहा कि एक बार फिर से उसने जो डायरेक्शन है ना, जो जुडिशरी को लेकर बातें होती हैं, उसको थोड़ा सा निरंकुशता की तरफ बढ़ा दिया कि वास्तविकता में जुडिशरी निरंकुश होती जा रही है। इसलिए इस आर्टिकल पर हम डिस्कस करना। चलो कुछ बात करते हैं। तो न्यायपालिका के बढ़ते प्रभाव को लेकर एक बहस लगातार सामने आती है, देखने को मिलती है कि क्या न्यायिक निरंकुशता बढ़ती जा रही है। ठीक है, और इससे जुड़ी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। देखो यार, दो चीजें हैं। अगर हम निष्पक्ष होकर नागरिक के तौर पे देखें तो एक जुडिशरी एक ऐसा पिलर है डेमोक्रेसी का जो कई बार हमारे हितों के बारे में आउट ऑफ द बॉक्स जाके निर्णय देती है। लेकिन कई बार हमने यह भी देखा है कि जुडिशरी के अंदर ही कुछ अनियमितताएं देखने को मिलती हैं, या कई बार जुडिशरी का जो निर्णय होता है वो लोकतंत्र की जो मूल मान्यता है उसके अगेंस्ट में दिखता है, उसके विरुद्ध दिखता है। तो बातें तो होंगी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर हमारा काम क्या है? हमारा काम है उसमें तर्क या लॉजिक को खोजना कि कितना सही और कितना गलत है। ठीक है, बात की जाए तो हाल के कुछ निर्णयों ने शक्तियों के पृथक्करण के साथ इस बात पर चर्चा छेड़ दी है कि क्या न्यायपालिका अपनी संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण कर रही है। जो संवैधानिक सीमाएं कही गई हैं, बताई गई हैं, निर्धारित की गई हैं शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के द्वारा, क्या न्यायपालिका उससे आगे जा रही है? क्या न्यायपालिका अपनी सीमा रेखा से आगे बढ़ रही है? हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, चलो क्या है पहले समझ लेते हैं। न्यायिक निरंकुशता से तात्पर्य क्या है? जहां पे न्यायपालिका विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय अत्यधिक या अनियंत्रित शक्ति का प्रयोग करती है। ठीक है, अत्यधिक या अनियंत्रित शक्ति का प्रयोग करती है, जो अक्सर उनके संवैधानिक क्षेत्राधिकार से परे चला जाता है, जिससे विधायिका और कार्यपालिका की भूमिका कमजोर हो जाती है। हम कुछ उदाहरण भी देखेंगे, लेकिन अभी परिभाषित रूप से क्या कहा जाए कि जब शक्ति का पृथक्करण किया गया कि एक न्यायपालिका, एक कार्यपालिका, एक व्यवस्थापिका, है ना, कि आधा तूले चुन्नू बेटा, आधा तूले मुन्नू बेटा, ऐसा झगड़ा कभी ना करना, आपस में मिलजुल कर रहना। भाई कहा गया कि सबकी अपनी शक्ति, सबके अपने कार्य, अपना अपना देखो और अच्छे से करो। हाँ, ये जरूर है कि जो व्यवस्थापिका है और जो कार्यपालिका है, ठीक है, जो लेजिस्लेचर है और जो एग्जीक्यूटिव है, ये एक दूसरे से थोड़ा डिपेंडेंट है। ये तो है भारत में, अमेरिका में नहीं है, भारत में ऐसा है। ऐसे में जो विधायिका है और जो कार्यपालिका है, इन दोनों के कार्यों में जो अड़ंगा लगाने का कोशिश करते दिखती है कई बार, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये खबर ऐसा कह रही है, वो न्यायपालिका दिखती है।
कि उसको लगता है कि यार ये जो कार्यपालिका ढंग से काम नहीं कर रही, ये व्यवस्थापिका ढंग से काम नहीं कर रही, आओ इनको हम रास्ते पे लाते हैं। उसका काम ये है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो सही के लिए बात करे, लेकिन जो पक्ष है, जो विपक्ष है, या जो कार्यपालिका है, या जो व्यवस्थापिका है, उसका तो कहना बनता ही है ना कि वो अपने, यानी कि न्यायपालिका अपने क्षेत्राधिकार का क्या कर रही है, अतिक्रमण कर रही है। तो आज हम उस पर ही थोड़ा सा दृष्टिपात करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसको बताता चलूं कि जो हमारा फाउंडेशन बैच है, P2I फाउंडेशन बैच है, ठीक है, 5 मई से बैच की शुरुआत हो रही है, और आप अगर इस बैच से जुड़ते हैं तो कुछ बड़े शानदार फीचर्स हैं। देखो 18 किताब मिल जाएंगी, 18 किताब मतलब प्रीलिम्स मेंस के लिए किताबों की जरूरत ही नहीं है। असाधारण मेंटरशिप मिलती है, शानदार। आपने कितने वीडियोस देखे होंगे मेंटोर्स के कि जिन्होंने सीधे टॉपर्स को क्रिएट किया है, वो मेंटरशिप मिलती है। साथ में आपको पीआरपी और एमआरपी यानी कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए रेसिडेंशियल प्रोग्राम मिलता है। यहां पर रह के तैयारी करो यार, पूरा माहौल, पढ़ाई, हर चीज आपको मिलेगा, और आपको फोकस तैयारी कराई जाएगी ताकि आप 2026 या 2027 की लिस्ट में अपना नाम देख सकें, ठीक है। हमारी जो टेस्ट सीरीज होती है मंथली लेवल पे, उसमें आप लगातार अच्छा परफॉर्म करके हर महीने 11,000 रुपए जीत सकते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स अगर क्लियर कर लिया तो ये जो फीस है, जो विकास लाइव कोड लगाने के बाद आपको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस मिल रहा है, ये फीस भी आपको वापस मिल जाएगी, ठीक है। और फिर इंटरव्यू में तो गाइडेंस मिलेगा ही मिलेगा, अनलिमिटेड लेक्चर्स हैं, शानदार तरीके। हम कई बार डिटेल में इस पे बात करते हैं। आपको क्या करना है, आप नीचे या तो लिंक पे क्लिक कर दो, या तो आप studyIQ.com पे जाके आप कोर्स को खोलिए और ओपन पीडीएफ में जाके आप डिटेल देख सकते हैं। बहुत अच्छे से बनाए गए प्रोग्राम है, आप इससे जुड़ सकते हैं। हाँ, जब भी इस कोर्स से जुड़े तो विकास लाइव कोड का प्रयोग जरूर करें, ठीक है। चलो बात करते हैं इसके आगे की। क्या है कि कब हम कहेंगे, कब आके हम कहेंगे कि अब ये न्यायिक निरंकुशता कहा जा सकता है, इसे न्यायिक निरंकुशता कहा जा सकता है। कब हम कहेंगे कि जुडिशरी निरंकुश हो गई? कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जब न्यायालय संवैधानिक सीमाओं से परे जाकर कानून बनाना, ठीक है, कानून बनाना या प्रशासनिक निर्णयों में सीधे हस्तक्षेप करने लगे, ठीक है, जब ऐसा लगे कि वो क्या है कि वो अपनी सीमाओं, संविधान ने जो सीमाएं तय की हैं, उन सीमाओं से परे जाके वो क्या करे कि वो कानून बनाने लगे या प्रशासनिक निर्णयों में सीधे हस्तक्षेप करने लगे। हम कुछ उदाहरण देखेंगे इसके, ठीक है। जैसे अनुच्छेद 142 बड़ा शानदार उदाहरण है, ठीक है। कई बार जुडिशरी ने थोड़ा सा तो एक स्टेप आगे लिया है। खैर, दूसरा क्या, जब वो अपनी असाधारण शक्तियों का बार बार उपयोग करे, जैसे अनुच्छेद 142 है, जहां पे न्यायालय को किसी भी लंबित वाद में, अभी न्यायालय अनुच्छेद 142 को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो परेशान नहीं होना, ठीक है। हालांकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो प्रबुद्ध जनता मुझे देख रही है वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताते भी चलेगी कि अनुच्छेद 142 क्या है, 41 क्या है, 43 क्या है, ठीक है। चल, तो इसमें क्या, अनुच्छेद 142 क्या कहता है कि न्यायालय को किसी भी लंबित वाद में पूर्ण न्याय करने की शक्ति प्रदान करता है। तो क्या करेगी, अनुच्छेद 142 का बार बार आह्वान न करे, या बार बार अगर जुडिशरी इसका प्रयोग कर रही तो इसका मतलब क्या है कि एक जो टूल मिला है उस टूल का क्या हो रहा है, टूल किट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। बाकी टूल किट क्या है, कमेंट बॉक्स में प्रबुद्ध जनता जो मूर्त रूप से चेतन अवस्था में इस वीडियो को देख रहे हैं वो बताएंगे कि क्या था, ठीक है। चल, और क्या है, और क्या कह सकते हैं, जब अनिर्वाचित न्यायाधीश लगातार, देखो न्यायाधीश तो निर्वाचित होते नहीं है, उनके यहां कोलिजियम सिस्टम होता है। एक बात एनजेएसी जैसी बात चली थी, लेकिन जुडिशरी ने उसको हटा दिया, नहीं हमको चुना नहीं जाएगा इस प्रकार से, हम कोलिजन सिस्टम के द्वारा आएंगे। लेकिन क्या कोलिजन सिस्टम का तर्कपूर्ण तरीके से हमेशा प्रयोग हुआ है? उत्तर है नहीं। कब नहीं हुआ है? क्या इसका एएन रे नाम के एक सीजीआई जो थे उनसे कुछ रिलेशन है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक। तो जो न्यायाधीश होते हैं वो अनिर्वाचित होते हैं, वो निर्वाचित सरकारों के द्वारा लिए गए निर्णयों को कई बार बिना किसी औचित्य के क्यों नकार देते हैं? भाई, जो व्यवस्थापिका है उसे चुना गया है, न्यायपालिका को चुना नहीं गया है। तो क्या न्यायपालिका ये कर सकती है कि वो निर्वाचित सरकारों के द्वारा जो निर्णय होते हैं उनको नकार दे? हां, मेरी बातों से आपको लग सकता है कि ये कुछ गलत हो रहा है, लेकिन कई बार सही भी होता है। पर जब हम न्यायिक निरंकुशता की बात करेंगे तो ये प्रश्न तो उठता है, कई बार होते दिखता है, ठीक। फिर क्या है, उच्चतम न्यायपालिका या उच्चतम न्यायालय को न्यूनतम बाह्य जवाबदेही के साथ व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं, जिसका यदि दुरुपयोग किया जाए तो सत्तावादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिल सकता है। मतलब क्या, एक कहावत है कि जब इतिहास में हम बड़े बड़े साम्राज्यों को देखते हैं, बड़े बड़े साम्राज्यों के बारे में पढ़ते हैं,
तो वहां पे एक कोटेशन आती है कि किंगशिप नोज नो किनशिप। जिसके पास भी सत्ता का पावर आ जाता है ना, सत्ता की शक्ति आ जाती है ना, फिर वो नहीं देखती कि चीजें क्या हो रही हैं क्या नहीं, वो क्या निरंकुश हो सकती है। तो ये जो लास्ट बिंदु है ये उसी निरंकुशता की तरफ इशारा करता है, ठीक, उसी निरंकुशता की तरफ इशारा करता है, ठीक। बात की जाए उसके आगे की, तो न्यायिक निरंकुशता के परिणाम क्या हो सकते हैं? पहला क्या? लोकतांत्रिक सिद्धांतों का क्षरण। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और एक लोकतंत्र के तौर पे भारत के संविधान में जो खास बातें हैं वही इसके लोकतंत्र को बड़ा शानदार बनाती है। तो वो जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं, उनका कहीं ना कहीं क्षरण देखने को मिलता है। न्यायालयों के अतिक्रमण से विधायी प्रक्रियाओं के स्थान पे व्यक्तिगत व्याख्याओं का खतरा पैदा होता है। मतलब क्या है कि कई बार ऐसा लगता है कि जज एक चेयर के तौर पे नहीं, एक व्यक्ति के तौर पे बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? संस्थागत विश्वास का टूटना। भाई जुडिशरी एक संस्था के रूप में एक मजबूत पिलर है, खासकर जो 3 पिलर इनिशियली माने गए उनमें से एक मजबूत पिलर है। उसे क्रॉस चेक करना है, क्रॉस एग्जामिन करना है। लेकिन अगर उस पे से लोगों का भरोसा टूटे या लोगों की तरफ से सत्ता का भरोसा टूटे तो क्या वो सही है? नहीं, ठीक है। तो क्या पूर्वाग्रह या सक्रियता के धारा न्यायिक तटस्थता में विश्वास को कमजोर करती है? जैसे पेगासस का चुनावी बॉन्ड इशू, दोनों है, मतलब इसके दोनों एस्पेक्ट्स है, कई बार सत्ता के पक्ष में, कई बार सत्ता के अगेंस्ट में। तो जब अगेंस्ट में होता है तो विरोध शुरू होता है, पक्ष में आता है तो बात दब जाती है, दोनों बातें आती है, ठीक है। चलो अगला क्या है? शासन में गतिरोध। यस, अतिक्रमण नीतिगत निर्णयों में देरी कर सकता है या उन्हें उलट सकता है। जैसे कि हमने एनजेसी के केस में देखा था, जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था उसके बारे में देखा था, तो वहां पे कुछ सुधारों की बात की गई थी। जुडिशियल ने कहा कि नहीं, हमें ये सुधार नहीं चाहिए, हम आप में सुधार करेंगे, आप हमें सुधार मत कीजिए, ठीक है। और क्या था? संघवाद के लिए खतरा। यस, न्यायपालिका अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की स्वायत्तता को कमजोर कर सकती है, जैसे जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने से इनकार कर देना। इस प्रकार की चीजें भी हैं कि जो संघवाद है, ठीक है। जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं तो संघवाद की बुनियाद क्या है? संघवाद की बुनियाद क्या है कि जो केंद्र और राज्य के मध्य संबंध और शक्तियों का वितरण समान रूप से हो। इस चीज को सुनिश्चित कौन करेगा? जुडिशरी करेगी। लेकिन अगर सही से नहीं कर पा रही है तो संघवाद के लिए भी खतरा है ना, ठीक। चलो अच्छा, एक और है, क्या? अवमानना की शक्तियों का दुरुपयोग। न्यायपालिका की अवमानना के तहत निष्पक्ष आलोचना को चुप कराना न्यायिक असहिष्णुता को जन्म दे सकता है। जैसे अगर एक बात बताइए कि मैं सिविल सोसाइटी की बात करता हूं, और अगर कोई ऐसा निर्णय है जो मुझे पसंद नहीं है, जो मुझे लगता है कि तार्किक रूप से गलत है, सही नहीं है, तो अगर मैं न्यायपालिका को क्रिटिसाइज कर रहा हूं तो क्या मुझ पे अवमानना लगनी चाहिए? लोकतंत्र क्या इस बात का परमिशन देता है, इस बात की गवाही देता है कि अगर कोई निष्पक्ष आलोचना कर रहा है, या हम एक हिंदी में शब्द, मैं हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं तो मैं समालोचना कह सकता हूं, कि अगर मैं समालोचना कर रहा हूं तो क्या जुडिशरी इतना कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो अपनी समालोचना को सुन सके? क्या वो अवमानना जो लगा दी जाती, क्या वो सही होती है? ये सभी न्यायिक निरंकुशता के दुष्परिणाम, परिणाम नहीं दुष्परिणाम, जिनकी अभी हमने बात की, ठीक है। चलो कुछ एक डेफिनेशन ही अंग्रेजी में, ये चार्ट भले बनाए, मैंने इसको इसलिए लगा दिया ताकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो थोड़ा अंग्रेजी माध्यम के भी सुनते हैं, बाकी हिंदी में बताता जाऊंगा। 3 चीजों की बात की है, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच और जुडिशियल डेस्पोटिज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब क्या? न्यायिक सक्रियता। जुडिशियल ओवररीच न्यायिक अति सक्रियता, और जुडिशियल डेस्पोटिज्म न्यायिक निरंकुशता, ठीक है। दोनों के अर्थ हैं, इनका नेचर क्या है, इनका इंटेंट क्या है, इनकी लेजिटिमेसी क्या है, इनके एग्जांपल्स क्या हैं, इनके इंपैक्ट क्या है, ये इसमें दिए हुए हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जब ये वीडियो जाएगा, मतलब ये पीडीएफ जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हो। शॉर्ट में मैं बता देता हूं कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, कि जब प्रोएक्टिव इंटरप्रिटेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जब आगे बढ़ के जो संविधान के मूल्य है, ठीक है, और जो अधिकारों का एनफोर्समेंट है, उसको जब सामने रखती है जुडिशरी, तो जुडिशियल एक्टिविज्म है, सक्रियता है, ठीक है। ओवररीच क्या है? जुडिशरी क्रॉसिंग इट्स लिमिट्स एंड एंटरिंग एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव डोमेन। जब जुडिशरी जो है वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की जो लक्ष्मण रेखा है उसके आगे चली जाती है, अपना क्षेत्र से आगे चली जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? जुडिशियल ओवररीच। ओवररीच मतलब सीधी की अति सक्रियता, इतनी नहीं चाहिए भाई, इतना आगे नहीं चाहिए। अतिक्रमण, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, ऐसा लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं। जुडिशियल डेस्पोटिज्म क्या है? सिस्टमैटिक अनचेक्ड जुडिशियल डोमिनेंस ओवर अदर ऑर्गन्स। यहां तो सिर्फ इसने
अतिक्रमण किया, जब उस पर कब्जा ही कर ले तो वो क्या हो जाएगा, डेस्पोटिज्म हो जाएगा। तो ये 3 परिभाषाएं हैं। अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को बड़ी आशा के साथ देख रहे हैं उनके लिए मैंने इसको जोड़ दिया है इसमें। अच्छा, इंटेंट इसमें क्या होता है जुडिशियल एक्टिविज्म में, कि टू अपहोल्ड जस्टिस, टू प्रोटेक्ट राइट्स, न्याय सुनिश्चित करना, अधिकारों को सुरक्षित करना। ठीक है, इसका क्या है, टू फिल गवर्नेंस वैक्यूम ऑफ एन व्हेन गुड इंटेंट। जुडिशियल ओवररीच का एक अच्छा पॉइंट यह है कि हो सकता है कि कहीं पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव कमजोर हो रहे हो, तो जहां पे वो कमजोर हो रहे हैं वहां पे जुडिशरी आके कुछ उस वैक्यूम को फिल तो कर ही सकती है अगर उसकी इंटेंट अच्छी है तो। इंटेंट जुडिशियल डेस्पोटिज्म की बात की जाए तो असर्शन ऑफ सुप्रीमेसी इग्नोरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। जब आपको यह लगता है कि आप ही सर्वोच्च हैं, सत्ता के शिखर पे हैं, और जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को इग्नोर करके, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स है, जो सीमाएं हैं, संवैधानिक सीमाएं हैं, उसको ओवर पावर कर जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, जुडिशियल डेस्पोटिज्म आ जाता है। इसको मैंने यहां पे समझाया। और क्या है, लेजिटिमेसी की बात कर ली जाए तो यस, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत है। ये एक बॉर्डर लाइन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब एक लेवल तक अगर 1-2 इंस्टेंस में कर रही है ओवररीच तो सही है, बार बार करेगी तो ठीक नहीं है। ठीक है, और क्या है, अगर जुडिशियल डेस्पोटिज्म की बात की जाए तो ये अमूमन देखा जाता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल सीमाएं हैं, संवैधानिक सीमाएं हैं, इसके बाहर इसकी लेजिटिमेसी, मतलब इसकी जो स्वीकार्यता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सीमाओं के तहत नहीं मानी जाएगी। इनकी स्वीकार्यता कॉन्स्टिट्यूशनल सीमाओं के तहत नहीं मानी जाएगी। ठीक है, ठीक है। बाकी एग्जांपल देख लीजिए, विशाखा गाइडलाइंस जो है वो जुडिशियल एक्टिविज्म का है, लिकर बैन वगैरह जो है वो जुडिशियल ओवररीच का है, और जो अनुच्छेद 142 इसकी हम लोग बात करेंगे, इसका जो बहुत प्रयोग किया जाता है, ये जो है ये आपके इसके जुडिशियल डेस्पोटिज्म के उदाहरण में आ जाता है, यानी कि न्यायिक निरंकुशता के उदाहरण में आ सकता है। इंपैक्ट मैं ऑलरेडी बात कर चुकी है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्या बात है आगे की, न्यायिक सक्रियता। अब देखिए इसमें जो टर्म है न्यायिक जुडिशियल एक्टिविज्म, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जुडिशियल रिस्ट्रेंट इसमें बात नहीं कही गई, न्यायिक संयम की बात भी हम करेंगे। ठीक है, न्यायिक संयम की बात भी हम करेंगे, क्योंकि न्यायिक सक्रियता, न्यायिक जो संयम है, इसकी बात करते हुए अनुच्छेद 142 तक हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो बात की जाए तो न्यायिक सक्रियता की लोकतांत्रिक वैधता क्या है, यह इस प्रकार से संवैधानिक सर्वोच्चता को कायम रखती है, क्या, न्यायिक सक्रियता, कि निर्वाचित सरकारें संवैधानिक सीमाओं के भीतर कार्य करें। निर्वाचित सरकारों को भी कई बार उनकी सीमाओं को बताने की जरूरत पड़ जाती है कि साहब यहां पे आप गलत जा रहे हो, यहां पे आपको सही रास्ते पे आना है, तो उसकी जरूरत पड़ जाती है, हम उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने IR कोएल्हो केस में देखा। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस बात को सुनिश्चित किया गया कि संवैधानिक सीमा भी कोई चीज होती है, उसके तहत रही। मैंने अभी हाल में एक वीडियो में IR कोएल्हो पे डिटेल में बात की है। जो प्रबुद्ध स्टूडेंट्स जो UPSC को क्लियर करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये केस किससे जुड़ा हुआ है। मैं ऑलरेडी इसको वीडियो में कवर कर चुका हूं, तो मैं दोबारा समय नहीं वेस्ट करना चाहता, पर आप इसको जरूर कमेंट में बताइएगा कि IR कोएल्हो केस किससे जुड़ा हुआ है, तमिलनाडु राज्य। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं न्यायिक सक्रियता के उदाहरण क्या रहे। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राज्यों को शराब की दुकानों को राष्ट्रीय राजमार्गों से 500 मीटर दूर रखने का निर्देश दिया गया। यह एक बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि आपको पता है कि मैं तो ये वीडियो जहां से रिकॉर्ड कर रहा हूं, गुड़गांव, वहां पे अगर देखोगे तो बहुत सारे, मतलब तुमको जो शराब की दुकानें हैं वो तुमको ऐसी दिखेंगी कि बड़े बड़े उनके मॉल में दिखेंगे, लगेगा कि मॉल है पर पता चलेगा शराब की दुकान है। तो जब आप हाईवे की बात करते तो उनसे 500 मीटर कम से कम दूर रहे, ताकि हर कोई व्यक्ति जो चला जा रहा है वो लिकर खरीद के और उसको कंज्यूम ना करे, और कंज्यूम करे तो फिर उसके साइड इफेक्ट्स ना हो, इस प्रकार की चीजें। ठीक है, अगला क्या है, राज्य विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों के विरुद्ध जो परमादेश, जो मैडमस की रिट जारी करने का शक्तिग्रहण है, इसको भी मैंने अभी हाल में कवर किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि जो 5 प्रकार की रिट्स होती हैं, जिसमें से मैडमस, जिसको परमादेश कहते हैं, यह भी एक प्रमुख रिट है। इसके क्या काम होते हैं, क्या कारण नहीं होते हैं, या इसका क्या प्रयोग होता है, कब प्रयोग होता है, क्यों प्रयोग होता है, ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो ये भी इसी न्यायिक सक्रियता का उदाहरण है। भोपाल गैस त्रासदी, जो 1989 का यहाँ पे वर्ष लिखा हुआ है, भोपाल गैस त्रासदी, मतलब ये 1989 में पीड़ितों को मुआवजा देने की बात है, केस उस समय का नहीं है, मतलब पीड़ितों को किस प्रकार से मुआवजा दिया जाए इसकी बात है, ध्यान रखिएगा। ये इसलिए मत समझ लेना कि सर क्या वर्ष लिख दिया है। जब न्यायिक सक्रियता दिखाते हुए जुडिशरी ने कहा कि यार उनके मुआवजों का क्या, जिंदगी खो दी लोगों ने, इतने खतरनाक वो जो गैस लीक हुआ था, तो क्या कर रहे हैं आप लोग, उसकी बात। ठीक है, और क्या है, यस, जो कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न होता है, ठीक है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो होता है वर्क फोर्स पे, वहां पे क्या चीजें हैं उसकी बात। इसके विरुद्ध दिशा निर्देश जारी करना, यह भी जुडिशियल एक्टिविज्म का बहुत शानदार तरीका था, जरूरी था। हम सब ने देखा है कि वर्क फोर्स पे जो अब्यूज होता है, खासकर महिलाओं के साथ में, उसका क्या रूप है। पॉश इसके तहत आया,
ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है, सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करना, ठीक है, तो 2024 में ये बड़ा न्यूज में रहा था। तो ये भी क्या है कि भाई महिला अधिकारियों को भी स्थायी कमीशन मिले, दिया जाए, इस पे बात नहीं हो रही थी, बात की गई, अच्छी क्या कहते हैं पेशकश दी यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सक्रियता के द्वारा, तो अच्छा रहा ना इसके द्वारा, और क्या था। चल, न्यायिक संयम की बात आ जाती, क्या है न्यायिक संयम, न्यायिक सक्रियता के थोड़ा सा अलग है। यह एक न्यायिक दर्शन है जो न्यायाधीशों को अपनी शक्ति के प्रयोग को सीमित करने और नीति निर्माण में हस्तक्षेप से बचने के लिए प्रोत्साहित करता है। मतलब क्या कि जो जजेस हैं वो इस बात को जब प्रयोग करते हैं कि देखो हमारी अपनी सीमाएं हैं, हम अपनी सीमाएं में रह के निर्णयों को देंगे, हम अपनी सीमा से बाहर नहीं जाएंगे, यही न्यायिक संयम है। संयम होता है ना कि जो खुद को हम कंट्रोल करते हैं, आप सब डिसिप्लिन तरीके से जब पढ़ाई करते हैं, जो अनुशासन पालन करते हैं, वही संयम कि आज सर का वीडियो पूरा देखना है, बीच में रील नहीं खोलनी है, सर के वीडियो के बाद उनका होमवर्क करना है, रील नहीं देखनी, यही संयम। तो जब जुडिशरी उस संयम को पालन करती है तो उसको हम न्यायिक संयम कहते हैं, ठीक है। न्यायाधीशों को संविधान निर्माताओं की मूल मंशा और उनके जो निर्णय थे उससे सुस्थापित मिसालें, उसके आधार पर कानून की व्याख्या करनी चाहिए। मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स थे, जो संविधान सभा बनी थी, उसमें जो विचार, जो मूल सिद्धांत जो निर्माणकर्ताओं के दिमाग में था, उस सिद्धांत को कैसे लाया जाए, कैसे मूर्त रूप से सामने दिया जाए, ये काम करिए आप। और जो पिछले निर्णय हैं उनसे कुछ सीखिए, उनसे बेहतरी कीजिए, अपने निर्णयों को और बेहतर कीजिए, ये सभी चीजें इसमें न्यायिक संयम में आती हैं, ठीक है। न्यायिक संयम के उदाहरण क्या रहे केवल चयनात्मक हस्तक्षेप, क्या सुप्रीम कोर्ट ने आमतौर पे मौजूदा सार्वजनिक नीतियों को बरकरार रखा है और शायद ही कभी कानूनों को अमान्य किया है। इसने नोटबंदी, राफेल डील, असम एनआरसी और यूपीए जमानत प्रतिबंधों को बरकरार रखा। मतलब इसमें यह नहीं किया कि उन्हें जबरदस्ती जाके कुछ कूदा, नहीं, जो सरकार ने कहा उसको मान लिया गया, ठीक है। इसमें समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिया, ठीक है। पेगासस जांच की मांग को खारिज कर दिया और ईवीएम तथा सीएए पर प्रमुख मामलों पर क्या कहते हैं सुनवाई नहीं की। सीएए क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात हो रही है, और साथ में जो ईवीएम वाला मुद्दा था। तो यहां पे जुडिशरी ने क्या किया? रिस्पेक्ट किया, जो केंद्र सरकार यानी कि जो एग्जीक्यूटिव ने जो निर्णय लिया उसका रिस्पेक्ट किया कि चलो अब वी रिस्पेक्ट योर डिसीजन, हम इस पे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये न्यायिक संयम का एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। न्यायिक संयम को मान्यता क्या है? श्रेया सिंघल मामला जो 2015 का था और जो एनजेसी मामला था 2015 में, न्यायालय ने मौलिक अधिकारों और न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कार्य किया, ठीक है। किसके लिए कार्य किया? मौलिक अधिकारों और न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कार्य किया, न कि सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए। अब देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक पेज है, एनजेसी मामला बेसिकली उनके अगेंस्ट जा रहा था तो इन्होंने उसको कैंसिल कर दिया और उसमें क्या कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता को हम क्या कर रहे हैं? रक्षा कर रहे हैं। हम अपनी सर्वोच्चता नहीं दिखा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर कोलिजियम सिस्टम ही जज को चुनेगा तो न्याय स्वतंत्र रहेगा, और अगर एनजेसी करेगी तो शायद न्याय स्वतंत्र ना रहे। बड़ा अच्छे से इसको टेम किया गया, बट ठीक है, न्यायिक संयम का उदाहरण है, ठीक है। और क्या है, आगे बढ़ा जाए तो अब एक बिंदु और आता है कि फिर जब ये हमने न्यायिक सक्रियता देख ली, संयम देख लिया, निरंकुशता देख ली, तो न्यायिक समीक्षा क्या है? तो क्या है न्यायिक समीक्षा से तात्पर्य क्या है कि संवैधानिक न्यायालयों यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की विधायी अधिनियमों और कार्यकारी कार्यों को संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति से। मतलब क्या है, जो उच्चतम न्यायालय है और जो उच्च न्यायालय है, ये एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव के कार्यों की संवैधानिकता की जो जांच कर सकते हैं, यही न्यायिक समीक्षा है। अनुच्छेद 13 में हमने इसको देखा है, ठीक है। तो जो कार्य किए विधायिका ने या कार्यपालिका ने, उन कार्यों की वैधानिकता की जांच तो बनती ही है, आपका रोल यही है। इसको न्यायिक समीक्षा कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? न्यायिक समीक्षा कहा जाता है, ठीक है। न्यायिक समीक्षा के संवैधानिक प्रावधान क्या है? यद्यपि न्यायिक समीक्षा शब्द संविधान में उल्लिखित नहीं है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वो नहीं उल्लिखित है, लेकिन कहां कहां पे हमको दिखता है? अनुच्छेद 13 में दिखता है, जो मौलिक अधिकारों से असंगत किसी भी कानून को शून्य घोषित कर देता है। मैंने इसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में बहुत अच्छे से समझाया है, आप उस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 32 और 2026 में 226 में, जहां पे मूल अधिकारों के रक्षक और गारंटीकर्ता के रूप में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो अधिकार आते हैं, जो रिट जारी करते हैं, ठीक है, जिसमें किसका रिट दायरा बड़ा होता है आप मुझे बताइएगा, ठीक है।
और क्या है, अनुच्छेद 131 से लेकर 136 में, जहां पे सर्वोच्च न्यायालय को व्यक्तियों, राज्यों और संघ से जुड़े विवादों पे निर्णय लेने का अधिकार देता है, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्याएं सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी कानून क्या होती हैं, बन जाती हैं। ये और एक और इसके अलावा अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है, तो अपने निर्णयों को भी समीक्षा कर सकता है, और यही न्यायिक समीक्षा है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से भी कोई गलत निर्णय ले लिया गया हो। अब शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद, ये सभी इसी क्रम में है कि कहीं ना कहीं निर्णयों को सुधारा गया ना, बेहतर किया गया, ठीक है। तो ये चीजें इसमें है, ठीक है। अब क्या आ जाता है कि न्यायिक समीक्षा पे सर्वोच्च न्यायालय का क्या रुख है, देख लेते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 और इंदिरा गांधी बनाम रुजराज मामला था 1975 में, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा के उस संविधान की एक आधारभूत संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर माना है। मैंने इस बेसिक स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे से वीडियो लिया है, और आपको बताना है कि डॉक्टर संजीव खन्ना का क्या रोल था इसमें। ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि डॉक्टर कह रहा हूं, जस्टिस संजीव खन्ना का जो केशवानंद भारती निर्णय में पक्ष वाले जो 7 लोग पक्ष में थे, उनमें से एक थे, उन्होंने क्या कहा था इस पे, उनका क्या निर्णय था इस पे बताइएगा, ठीक है। और क्यों संविधान की एक आधारभूत संरचना माना जो संवैधानिक संशोधनों से मुक्त है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऊपर है, ठीक है। तो इसकी बात की थी। तो व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, और जस्टिस संजीव खन्ना का क्या, संजीव खन्ना ही थे शायद, हाँ, उनका क्या इस पे ओपिनियन था, आप मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए, मिनर्वा मिल्स मामला जो 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि उच्चतम न्यायालय ने दोहराया कि सीमित सरकार और संवैधानिक सर्वोच्चता मूलभूत सिद्धांत जिन्हें न्यायिक समीक्षा के माध्यम से सुरक्षित रखा जा सकता है। तो सरकार को एक बेहतर तरीके से काम करने के लिए बाह्य यानी कि जुडिशरी द्वारा समीक्षा किया जाना जरूरी है, और वही न्यायिक समीक्षा है। और सही से अपने रोल को फॉलो करते हुए जो समीक्षा होती है उसको क्या कहते हैं, न्यायिक समीक्षा कहते हैं, करनी, ठीक है। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 142 पे। आप सभी लगातार सोच रहे होंगे सर 142 का जिक्र करके आगे बढ़ गए, नहीं, मैंने बताया था ना कि मैं बात करूंगा। क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को किसी मामले पे पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक कोई भी डिक्री या आदेश, ठीक है, किसी भी डिक्री या आदेश को, किसी भी डिक्री या आदेश को पारित करने की शक्ति प्रदान करता है। यह सर्वोच्च न्यायालय को विधायी खामियों, जो विधायी दिक्कतें हैं, जहां पे विधायिका कुछ कमजोर पड़ जाती है, ठीक है, उसको भरने या असाधारण परिस्थितियों में उससे निपटने की लिए अवशिष्ट, विवेकाधीन और असाधारण शक्तियां प्रदान करता है। अवशिष्ट, रेसिडुअल, ठीक है, विवेकाधीन और असाधारण शक्तियां प्रदान करता है जहां कोई कानून मौजूद नहीं है, ठीक है। जहां पे कानून नहीं है वहां पे सुप्रीम कोर्ट कैसे निर्णय ले सकता है, यही अनुच्छेद 142 इसी की बात करता है। आपको क्या करना है, अभी जाके चेक करना है कि ऐसा कितनी बार हुआ है, कब कब हुआ है, कहां कहां पे हुआ है, ठीक है, कहां कहां पे हुआ है, ठीक है, ठीक है। बात की जाए इसके आगे की, तो आगे की राह क्या हो सकती है, आगे क्या चीजें हो सकती हैं। न्यायपालिका को न्यायिक संयम का प्रयोग करना चाहिए, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने वकालत की है, तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विधायिका या कार्यपालिका की भूमिकाओं का अतिक्रमण न करे, ठीक है। कौन, न्यायपालिका, उनकी भूमिकाओं को क्यों जाना भाई, वो अपना रोल सही से निभाएं। हाँ, कभी गलत हो तो थोड़ा सा दिखा दें दिशा, लेकिन इंटरफेयर ना करें, ठीक है। अगला क्या है, न्यायिक जवाबदेही को सुनिश्चित करना कि आपकी भी जवाबदेही बनती है। सर यस, आप हमारे टॉप के क्या कहते हैं न्यायिक वेत्ता हैं, लेकिन आपकी भी जो जवाबदेही है वो भी बनती है, ठीक है। और क्या है, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका को अपने संवैधानिक क्षेत्राधिकारों का अनुपालन करना चाहिए, और संघर्ष या विवाद को कम करने के लिए शक्ति के पृथक्करण, ठीक है, को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत संवाद को प्रोत्साहित करना चाहिए कि भाई अगर आपको लगता है कि हम यहां पे ज्यादा कर रहे हैं तो आप हमसे बात कीजिए, आप बताइए कि हम यहां पे अलग कर रहे हैं, हम उसको सही करेंगे। और ये हर तरफ से होना चाहिए। जो तीनों अंग हैं उन तीनों अंगों में संवाद होना चाहिए, ठीक है, संवाद होना चाहिए। वहां पे संवादों का न होना या संवादहीनता का होना, ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं, ठीक है। और क्या है, शक्तियों का निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित करने के लिए किसी भी संस्था को अपने अधिदेश को अतिक्रमण करने से रोकने तथा संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए तीनों अंगों के बीच नियंत्रण और संतुलन के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करना चाहिए। तीनों अंगों का जो बैलेंस है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का जो बैलेंस है, जो संतुलन है, वो भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है, और उसका पालन होना चाहिए और उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए, उसके लिए संवाद किया जाना चाहिए। लब्बुल्लुआब यही है। तो कोशिश मैंने ये की कि इस वीडियो के द्वारा आपको समझाया कि किस प्रकार से न्यायिक निरंकुशता की बात चल रही है। ऐसे में न्यायिक
जो सक्रियता है वो क्या है, न्यायिक संयम क्या है, न्यायिक समीक्षा क्या है, अनुच्छेद 142 क्या है, इन सभी बिंदुओं पर मैंने बात की। आशा करता हूं ये आपको सही लगा होगा। इसके अलावा मैं बताता चलूं कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो मई बैच है 14 मई को उसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है। इससे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करके जुड़ सकते हैं। स्टडी IQ की वेबसाइट विजिट कीजिए और वहां जाके आप इस कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा फॉर ऑल द जितने भी कोर्सेज हैं, हर कोर्स में आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है, मिल जाएगा। ठीक है, बात की जाए अगर मेरे टेलीग्राम चैनल की, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप यहां पे जुड़ सकते हैं। सर्च बॉक्स में जाके सर्च कीजिए @officialvikas या vikas.singh@studiiq.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैंने जितने प्रश्न पूछे हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर आप इस मेल पे मुझे भेज सकते हैं। बाकी मेरे टेलीग्राम से जरूर जुड़ सकते हैं और आप हर स्टडी IQ के हर कोर्स के लिए ये विकास लाइव कोड को याद रखें, इसका आप प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। बाकी हिंदी साहित्य के बारे में बता दिया। 14 मई को बैच क्लोज हो रहा है तो ध्यान रखें, भक्ति काल से शुरू हो रहा है, इसका भी ध्यान रखें। ठीक है, तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करिए कि क्या अच्छा लगा, जो प्रश्न पूछे उनका उत्तर दीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कीजिए और स्टडी IQ IAS हिंदी और मुझे यानी कि विकास सिंह को देखते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।